फॉर्चुनेटली सर माजिद ने जो डिस्कस कर दिया, असल में देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो कॉस्टिंग में ओवरलैप हो रही होगी, तो आई यूज दिस एज वेल इन माय लेक्चर. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, देखिए हमने आपको इस लेवल पे दिया हुआ है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना. और एक दफा जो मैं डिस्कस कर रहा था, हमारी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैनी इंस्टीट्यूशंस, ऑलमोस्ट अदर इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने ना स्टूडेंट्स को 1 2 3 ऑफर किया, या उन्होंने बच्चों ने भी 1 2 3 लिया. तो और वो रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि इसको आप आगे करते हैं. अब आगे करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टूडेंट की एक अजीब सी 1 2 3 उठा लेते. तो पुराना जो सीक्वेंस था उस वक्त, अगेन आई वाज पार्ट कमिटी, तो मैंने उसकी सीक्वेंस चेंज कर दी थी. यहां पे जो है वो मुझसे ओमिट हो गया, वरना मैं कॉस्टिंग को जो है वो 4 पे ले आता और लॉ को जो है वो 3 पे ले आता. तो प्लानिंग भी आसान हो जाती और बच्चों के लिए भी जो है वो सोचना थोड़ा सा आसान हो जाता, और फिर कॉस्टिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता. तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि यू विल सी. देखिए, कल भी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि ये जो आईकैप का जो कोर्स है ना, ये बड़ा ग्रेजुअली आप चीजों को सीख रहे होते हैं. पीआरसी में जो आपने सीखा, उस वक्त आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका लेवल बिल्कुल डिफरेंट था. आपने FAR 1 और ये जो टॉपिक्स कर लिया, आपकी नाउ इंटरप्रिटेशन और चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ. ऑटोमेटिकली जो है यू विल फील सम चेंज, और आपको एक इंटरप्रिटेशन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो कॉस्टिंग जो है इज अ डिमांडिंग पेपर, मुंशियों वाला पेपर नहीं है. और कॉस्टिंग से कंपनी को आप इतना बेनिफिट दे सकते हो जिसकी को हद नहीं. तो कॉस्टिंग को आपने कोशिश करनी है इसको रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से देखना है, और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से इसको अप्लाई करना है. I had an opportunity of teaching so many other subjects as well. तो फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ के सब्जेक्ट में से, जैसे मर्केंटाइल लॉ में पढ़े, बहुत पहले पढ़ाया मैंने, उस वक्त मैं टैक्स भी पढ़ाया करता था. तो जब मैं लॉ से टैक्स में जाता था, तो बच्चों को पहले ये बताता कि देखिए, आपने मर्केंटाइल लॉ भी लास्ट सेशन में लिया और टैक्स भी लिया. आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों में बड़ा फर्क है. अगर आप मर्केंटाइल लॉ की अंडरस्टैंडिंग से टैक्स को पढ़ेंगे और टैक्स की अंडरस्टैंडिंग से लॉ को पढ़ेंगे, मर्केंटाइल लॉ को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती. अब सुन ले, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप अगर कंपनी लॉ ले रहे हो, उसको अगर आपने पिछले 2 लॉ के हिसाब से देखा तो वो भी बात नहीं बनेगी. कंपनी लॉ बिल्कुल डिफरेंट है. कंपनी लॉ जो है, बिल्कुल आप ये समझे कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का SOP है. आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. कंपनी लॉ जो है वो आपका SOP है. जो इसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी होगी वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे. अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, उसको आप कहें मैं अपने ओन लैंग्वेज में लिख लूं, तो आप बिल्कुल ओन लैंग्वेज में लिखें, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते. मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए एक नोटिस का एक पीरियड है, तो वो नोटिस पीरियड आप चेंज कर सकते हो. आपको कंडक्ट करनी है तो नोटिस पीरियड तो आप चेंज नहीं कर सकते. अब ये जो पीरियड है उसको तो रटना पड़ेगा ना, उसकी वर्डिंग रटने की जरूरत, दैट इज SOP, स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो ये आपको करना है. इसी तरीके से जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें कोरम होना चाहिए. तो कोरम क्या होता है और कितने लोग होने चाहिए, तो वो लॉ में लिखा हुआ है कि, और फिर रेजोल्यूशंस के अलग अलग टाइप है. तो उस मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन डिस्कस होना, किस रेजोल्यूशन के लिए कितने कोरम की जरूरत है, ठीक है ना. ये सारी चीजें क्या है, आपके SOPs हैं. तो आपको उसको
रिव्यू करके उसको रन थ्रू करना, मतलब ये उसकी तरह नहीं है कि केस स्टडी बना दिया, केस स्टडी टाइप का केस नहीं है। इनकम टैक्स की तरह जो है वो कैलकुलेशंस और पेनल्टीज वगैरह का इशू नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल एसओपी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी डायरेक्ट उसको ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है तो उसके क्या प्रोसीजर होंगे, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है उसके क्या प्रोसीजर होंगे, तो सारी चीजों के प्रोसीजर्स मेंशन किए हुए हैं। वो आपको टेक्निकली एक एक वर्ड को गौर से पढ़ते हुए उसको समझना है। तो आपको अपने ओन वर्ड्स में बेशक लिखें। इसीलिए सर हुनैन जो है उन्होंने एक समराइज फॉर्म में एक अपने हैंडआउट्स बनाए हुए, और उसका नाम जो है बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है, अलिबे पे। कंपनी लॉ इज एस बे, हम कहते हैं ना एबीसी, तो उसने कहा अलिबे पे। तो जो बहुत अच्छे, और जो डायरेक्टर एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन, उसका बेटा हमारा स्टूडेंट था। तो उसके फादर को एक ही चीज बार बार कहता था कि यार आप लोगों को लिखने नहीं आता, टैक्स इस तरीके से लिखा जाता है। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। जो अलीबे पे जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वाला जो ऑर्डिनेंस ने समराइज करके लिखा हुआ है, तो आप उसको यूज करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ हेल्पफुल दैट दैट बुकलेट इज, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। नाउ कमिंग टू माय एरिया, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या दोनों सेम है, तो दोनों के अंदर कोई रेलेवेंस नहीं है। कॉमन चीज क्या है दोनों के अंदर? अकाउंटिंग लिखा हुआ है, बस, इससे ज्यादा और कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर आपने इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा तो ना आपको समझ में आएगा, ना आप इसको एंजॉय कर सकोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आप सोचोगे ना, ये मेरा वर्ड सुन ले, जो आप सोच रहे होगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इज अ थिंकिंग प्रोसेस। तो मैं आपको थोड़ा सा आज की क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देता हूं, और पूरा सिलेबस जो है वो इसमें कवर भी हो जाएगा। पूरे सिलेबस का जितने भी टॉपिक है मोर और लेस उसमें उसका थोड़ा थोड़ा सा टच बेस जो है, ताकि आप जो टॉपिक कर रहे हो और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट क्लियर हो कि आपकी जर्नी कैसे जाएगी। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माइंडसेट से नहीं पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिर्फ आज की क्लास में कवर करना चाह रहा हूं, कॉस्टिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बोर्ड को मिटाऊं तो सिर्फ एक चीज जो सर ने लिखी हुई है, ये चीज आपने FAR 1 वगैरह में भी देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे भी वही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो है वो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। तो कॉस्टिंग में हमने इसको डिफरेंटली कहा कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जो है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सी लेते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट को, है ना, और अदरवाइज जो लेते हैं वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिंक करें तो ये आ जाता है। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट देखा था IA के अंदर भी, के मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, कौन से ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड, हालांकि वो भी ओवरहेड कहलाते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पे कौन से आते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर इसके बाद अब यहाँ पे कॉस्टिंग के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या बनी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो तो आपका डायरेक्ट मतलब मटेरियल के अंदर चले जाएगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है इज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। देन लेबर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। इसमें से डायरेक्ट लेबर जो है वो लेबर के अंदर चले जाएगी, वेजेस, और इनडायरेक्ट जो है वो इसका पार्ट। और फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट बन जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अच्छा, ऐसे में एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, विल यू बी एबल टू। अच्छा, एक और चीज समझ लें, अब 2 पेपर हो गए, मैं भी कोशिश करूंगा और अपने सारे टीचर्स जितने भी हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के, हर टीचर से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ वी ऑल हैव टू रिव्यू द पेपर्स, 2 पेपर्स, इसके हम डायग्नोसिस करें। तो अब जो पेपर का स्टाइल जो है उसको फॉलो करना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर हम पेपर का ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा आपको भी और टीचर्स को भी।
तो अब पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो गया, मतलब 8-10 नंबर जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर पूछ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको लेक्चर को गौर से सुनना जरूरी है। ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि हर पेपर में 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन से फर्क क्या पड़ा कि वहां से फर्क ये पड़ा कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो जाता है। ये तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्टिव स्टडीज नहीं चलेगी, आपको पूरा करना जरूरी है। और जहां एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां तो 100% सिलेबस कवर हो सकता है, क्योंकि बाकी जो बच गया वो एमसीक्यूज के अंदर कवर हो गया, बाकी जो है वो यहाँ वहां आ गए। तो सिलेबस जो है वो फुल कवरेज आपको मिलेगी। 20 नंबर का सवाल, ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 20 नंबर का सवाल एप्लीकेशन का आएगा। 80 नंबर का सवाल जो है वो आपकी नॉलेज बेस होगा। तो जो आपकी नॉलेज होती है ना उसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन्होंने 20 नंबर अपने पास रखे हैं 15 से, तो 15 से 20 नंबर का सवाल वो होगा जो अपनी औकात से ऊपर का होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि उसको एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन जो है वो तो आती नहीं, ठीक है ना। तो वहां पे बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, जो कुछ आपने सीखा है उसको अप्लाई करना, तो वो पूरा पेपर नहीं होगा। अब होता क्या है कि आपने बिस्मिल्लाह की और एप्लीकेशन का सवाल उठा लिया, तो फिर क्या हुआ कि आपका इन्फ्लुएंस, मतलब आपका मॉरल डाउन हो गया। तो ऐसे नहीं करें। सिलेक्शन ऑफ पेपर्स, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वो आपको आना चाहिए। दिस इज द पैटर्न, थोड़ा सा ये मैं बता रहा था आपको। नाउ अब मैं आपको डिफरेंस, एक ही डिफरेंस में सारा आपका कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो डिफरेंस है। मुझे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, और ये ना हो कि हम जब क्लास खत्म करें तो आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा। इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जामिनर कट पेस्ट करके पूछ सकता है, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको अगर याद हो तो कैश फ्लो में मैंने कुछ चीजें कही थी कि यार एग्जामिनर जान नहीं छोड़ता। वो कौन सा था? वो परचेज और सेल्स ऑफ एसेट्स में रिसीवेबल और पेएबल, तो दोनों डाल दिया था, एक तो रिसीवेबल में भी और पेएबल में भी। अब क्योंकि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस कराई हुई थी, तो बच्चों ने कहा सर इसमें तो कुछ भी नहीं था तो सब कुछ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी थी तो कुछ नहीं लगा। एक्चुअली आप देखें, अगर ये ना आपको एम्फेसाइज किया हुआ हो, तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ मिल नहीं रहा। आप लकी ये थे, सामने ने कोई नई चीज जो है, नया सवाल क्रिएट नहीं किया, उसने वही सारी चीजें। तो यू आर लकी इनफ कि उसने कोई नई क्रिएटिविटी सवाल के अंदर डेटा बहुत कुछ था, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम एरिया हमने कई कई दफा जो है वो क्या हुआ था, तो इसके लिए तो मेरे पास जब फीडबैक आया तो मैंने कहा कि यार मुझे तो नहीं आ रहा ये सवाल, बच्चों को कैसे आ रहा था, ठीक है ना। तो फिर आपको क्योंकि आ गया वो, तो इसके लिए आपको लगा कि वो, तो जो चीज आपको आ रही होगी वो आसान लगेगी, ठीक है ना। एनी हाउ मैंने जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 थी उसके अंदर, उसमें उनको मैंने डांटा है थोड़ा सा अपने कमेंट्स के अंदर। मैंने कहा यार ऐसी हरकतें तो ना करो ना। उसने लिखा हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो है वो वर्क इन प्रोसेस शामिल है जो कि सेलेबल नहीं है। अब वहां इंटरप्रेट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्या उसको, जो मैंने जो अभी फीडबैक लिया बच्चों ने उसको ट्रीट किया हुआ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर वो सेलेबल नहीं था तो किसी ने कुछ और किया होगा। मैंने कहा वॉट एवर यू हैव ट्रीटेड, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार अगर बच्चे इसमें गलती करें तो इसका कंसेशन दे दें, क्योंकि आपने वर्डिंग बिल्कुल क्लियर नहीं लिखी, ठीक है ना। तो, तो वो मैंने उनसे कहा कि यार आप थोड़ा सा उसके ऊपर कंसेशन दे दीजिएगा। तो देखें, तो अब वहां कोई गलती हुई होगी ना मेजोरिटी की, तो उसके मार्क्स जो है वो आपको, मतलब फिर फॉर एग्जाम्पल होगा कि अगर 15 नंबर का सवाल है या 10 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दे देंगे आपको मार्किंग में। और उसको गलत भी क्या होगा तो आपको फिर 10 में से 10 मिल जाएंगे। मतलब नॉर्मली ऐसे हो जाता है। तो 48 + 2 50 हो जाएगा, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है ना। पूरी जो है वो अकाउंटिंग समझ में नहीं आई, सिर्फ 40 समझ में आया, ठीक है ना। चलो कुछ तो समझ में आया। तो
अब मैं इस दफा जो है वो 47+3 करूंगा ताकि नया सिलेबस हो जाए। अच्छा सुने, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आप सोच रहे होगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, ये इसको अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। तो सोचना यहां पे जरूरी है, यहां पे रट के काम नहीं चलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल ऑब्जेक्टिव जो है, यस व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए? टू दी टू दी स्टेक यूजर्स ऑफ द होल्डर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या शेयर होल्डर्स को देते हैं क्या? अगर आपने लिख दिया शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब है आपने 8 में से सिर्फ एक पॉइंट अचीव किया। तो आप स्टेक होल्डर्स भी नहीं, आप लिखे टू दी यूजर्स ऑफ दी फाइनेंशियल। देखिए यही मसला होता है, आप कहते हैं ना ओन वर्ड। अब ओन वर्ड के अंदर जो जब हम लिखने जाते हैं तो जो टेक्निकल वर्ड होता है वो अक्सर आपसे मिस हो जाता है। देखो शेयर होल्डर और स्टेटमेंट फाइनेंशियल ये यूजर्स के अंदर बड़ा फर्क है। शेयर होल्डर एक, यूजर्स 8 या 10, कितना फर्क है यार? तो टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? एज पर रेलेवेंट IFRS या रेस्पेक्टिव लॉज। कुछ टैक्स को भी हम फॉलो करना पड़ जाता है, कुछ चीजें और चीजें। तवज्जो चाहिए बेटा थोड़ी सी, क्योंकि ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं वो आपके लिए ही दे रहा हूं। और मैंने अभी आपसे कहा हुआ है कि अब आपको टीचर्स की बातों को सुनना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अब वो 8-10 नंबर जो है वो आपसे पिक एंड चूज करके वो कॉन्सेप्चुअली पूछेगा। अब इसका असल ऑब्जेक्टिव समझो, ये हमारा एरिया है आज की क्लास का कि इसका सिलेबस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, इट प्रोवाइड्स डेटा या इंफॉर्मेशन टू किसको? हाँ, टू दी मैनेजमेंट। टू दी मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि ये यूजर्स के लिए नहीं है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी है वो हमारी इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं है। नॉर्मली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नॉर्मली, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स डेटा या इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये तो नहीं एज पर नो रिक्वायरमेंट। तो एज पर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स which includes। अभी मैं आपके सामने 4 पिलर्स जो है वो हमारे हैं, और ये पिलर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा और सबका ओवरव्यू भी हो जाएगा। सबसे पहला जो आपको डेटा या इंफॉर्मेशन तो दे रहा होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्लानिंग।
वो आपको प्लानिंग के मॉड्यूल्स देता है, प्लानिंग के टूल्स देता है, और इसका असल ऑब्जेक्टिव है वो प्लानिंग है कॉस्टिंग का। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दिस इज बैडली मिसिंग। और इसका इतना बड़ा एडवांटेज है प्लानिंग का, भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि इतना इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे मिस है। क्या करें? तो प्लानिंग। सेकंड जो है, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो रिकॉर्डिंग। दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग। थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल नहीं बनता तो कॉस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल है का फायदा है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। फोर्थ जो है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू वी मीन बाय डिसीजन मेकिंग, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम कह रहे हैं प्लानिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग में क्या करता है आपके लिए, कौन कौन से टूल्स आपको देता है, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले, तो पहले यहां पे आपके पास था, अब जाके वो एमएफए में चले गया है, एक सिर्फ टॉपिक वहां चले गया कॉस्टिंग का, वो है बजटिंग। बजटिंग जो है आपका बाद में नहीं होता, बजटिंग आपका पहले होता है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने बजट नहीं बनाया और आपने बजटिंग नहीं की तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी बन ही नहीं सकता। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लाजमी, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो तो हर महीने अपना बजट बनाती है। और अगर आप जितने भी मल्टीनेशनल के जो सीएफओस होंगे उसको अगर आप देखोगे तो वो 25 से लेके 5 तारीख तक उनकी जिंदगी खराब होती है। क्या होता है कि नया बजट बना रहे होते हैं और पिछले बजट के वेरिएंसेस देख रहे होते हैं कि भाई आपने हवा में बना दिया। अब जो फर्क आएगा तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्क आया क्यों, और फिर जो फर्क आया उसको अगले पेज में ओवरकम करें। अगर वही चीज अगले महीने भी आई तो फिर बजट और उसको रिव्यू करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। देन वी हैव टू टेक द रेमेडियल मेजर्स। तो थोड़ा सा मैं भी इस पे भी डिस्कस करता हूं। तो बजटिंग, अब बजटिंग टूल क्या है, हाउ इट हेल्प्स इन प्लानिंग। अब सुन लें, थोड़ा सा अपने आप को जो है ना एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप सोचें कि आपको क्या क्या एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है सोचना चाहिए। ये जो ना, ये जो रिकॉर्डिंग है ये तो आजकल कंप्यूटर करते हैं। आपका 80% काम जो है वो तो कंप्यूटर खुद करते हैं। इवन आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसकी भी अगर आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग करवा दें तो डालेंगे तो खुद ही उसकी इंटरप्रिटेशन करके जो है ना उसको रिकॉर्ड कर देगा। तो वो अब आपको एक्चुअली काम रहा नहीं है। हाँ, कंप्यूटर को समझाने आपकी जरूरत पड़ेगी, कोई चेंजेस आए तो आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो नॉलेज तो होना जरूरी है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे जो है अब आपको दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी। तो प्लानिंग में सबसे पहला बजट वो कौन बनाएगा, ये मैं कह रहा हूं कि जो आप सोचोगे वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपसे कह रहे हैं यार आपको बजटिंग करनी है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला बजट कौन सा होना चाहिए? सर मटेरियल की परचेस वगैरह के लिए। मटेरियल की परचेस वगैरह जो है ना बेटा, वो कब होगा, तो मटेरियल परचेज करना है, लेबर होगा, ये होगा, लेकिन वो बाद में होगा। सबसे पहले आपको सेल्स या रेवेन्यू बजट बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहला बजट होता है। तो आपको आपकी परचेज, जब आप सेल का टारगेट बनाया होगा, हम परचेज करना शुरू करते हैं, सेल का पता ही नहीं कितनी करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल करनी है पता ही नहीं है।
सबसे पहले बजट कौन सा बनता है? सेल्स बजट बनता है। और सेल्स क्योंकि एक आइटम तो डील नहीं करते, बहुत सारी कंपनीज होती है ना, बहुत सारी आइटम में डील कर रही होती, तो हर एक की आपको सेल देखनी पड़ेगी, फिर उसी हिसाब से आपका फ्लो बनना शुरू होगा कि कितना परचेज करना है, ठीक है ना, फिर कितने लेबर की जरूरत है और कितनी फैसिलिटीज की जरूरत है जिससे हम ओवरहेड को कवर करेंगे। ये सारा प्लानिंग पहले अगर ना हो तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो आपका पहले जो है वो टारगेट सेट करना जरूरी होता है, उसी बेसिस पे जो है आपका, और अगर टारगेट किसी तरीके से आपका कम हो रहा है तो फिर हम वो मेजर्स लें जिससे आपके टारगेट्स इंप्रूव हो सके, ठीक है ना। तो पहले ये टारगेट के बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, परचेज बजट बनाते हैं। जब मैं परचेज बजट बनाऊंगा तो आपका पहला टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज मटेरियल कंट्रोल। परचेज के अंदर क्या है? मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर जो है, अब आपने देखा ना अभी कि डायरेक्ट मटेरियल, तो कॉस्टिंग के अंदर जब हम शुरू कर रहे होंगे तो पहले 3 कंपोनेंट की कॉस्टिंग आपको सिखा रहे होंगे। मटेरियल की सर मार्जिन शुरू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है ना, फिर इसके बाद वो कराएंगे गालिबन, और इसके बाद जो है वो दूसरे टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं ना, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मटेरियल के अंदर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर माजिद आपको मटेरियल के अंदर करवा रहे होंगे, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सर माजिद कि मटेरियल के चैप्टर में सर माजिद करवा रहे होंगे? इन्वेंटरी वैल्यूएशन। बोले बोले, आपकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आपका मैं जो है ना दिमाग पे आपके जो, और आपके ऊपर लेबल लगा हुआ है मुंशियों वाला, उसको खुरच के निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो आपकी ये जो चीजें निकलेंगी वो पुराना वाला जो है ना वो नहीं होगा। हाँ बोले। हाँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त किस्म का अंग्रेजी का अल्फाज है, इसका मतलब बताइए। एक मिनट, जबरदस्त बात है, कैसे? ठीक है, तो आपके दिमाग में है कोई चीज, आपने 2-3 वर्ड यूज कर लिए, तो और अच्छी बात यह है कि इनकी आवाज किसी को नहीं आई, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए। आप करीब में बैठे हो ना, उसके लिए आवाज आ गई है। चलो बोलो। एक मिनट, एक मिनट बेटा, सुनने दो। सही है, उसके लिए टूल क्या है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हो, तो बिल्कुल ठीक है। हमें क्या करना होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल्स के टूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जब बाय करोगे तो इन्वेंट्री कंट्रोल्स, तो आपको सर माजिद क्या सिखा रहे होंगे? इन्वेंट्री कंट्रोल सिखा रहे होंगे। वो नहीं होगा विवो लिवो और ये जो अपना रिकॉर्डिंग है ना, हो गया काम ना। अब आपको, ये तो मुंशी वाला काम है यार, परपेचुअल मेथड, पीरियोडिक मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज, खुश, चलो सब कुछ समझ में आ गया। ये क्या हो गया? मुंशी वाला काम। यहाँ पे ये नहीं करना। सुने, अभी आपको मैं जो चीजें समझाऊंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी कि तो इन्वेंट्री, अगर जिसने इन्वेंट्री कंट्रोल कर लिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, आपको अपनी तरक्की करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लीफो फीफो नहीं कोई पूछेगा। आपको इन्वेंट्री कंट्रोल सही मानों में जिससे कंपनी को सब्सटेंशियल फायदा हो, बिल्कुल जो है वो कंपनी पहले कुछ थी और आपके जाने के बाद कुछ और हो जानी चाहिए, तो फायदा होगा। सुने कैसे होगा वो, सुने। वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपने कहा कि मुझे जो है वो 2 मिलियन यूनिट्स की जरूरत है, कोई भी आइटम नंबर 201। अच्छा, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का टेक्सटाइल का, उसका स्टोर का जो है वो 2 महीने का इंटरनल ऑडिट किया, 2 महीने कंटिन्यूसली वहीं पे था। फिर वहां पे सिस्टम हमने पुराने से नया लगाया था, हमारी कंपनी ने जो थी ना वो, फिर जहाँ मैं ऑडिट करता था तो वहां पे उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसको चेंज। यू विल बी सरप्राइज कि उस स्टोर के अंदर छोटी बड़ी आइटम मिला के देयर वर मोर देन 10,000 डिफरेंट आइटम्स, मोर देन 10,000। ये नहीं कि 5-6 आइटम, मोर देन 10,000 डिफरेंट आइटम्स।
अब जैसे भी आपके पुलिस ने कहा कि आइटम ज्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए। अगर 10,000 आइटम्स में से अगर आइटम कम हो गई तो नुकसान, ज्यादा हो गई तो क्या नुकसान और कैसे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। अब देखिए, आपको 2 मिलियन का यूनिट्स खरीदने हैं पूरे साल में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, आपका ऑर्डर साइज क्या होगा, कितने कितने यूनिट्स खरीदे, ठीक है ना। आप क्या एक साथ पूरे खरीद लोगे, तो आप कितने खरीदो, पता चला कि आपने खरीदा और एक हफ्ते के बाद शॉर्ट हो गया। कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हम कौन कौन से फैक्टर्स को देखेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मटेरियल के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप क्या देख रहे होगे, अब मटेरियल की बात आई ना, तो फीफो लीफो नहीं देख रहे होगे, EOQ देख रहे होगे। EOQ के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, कि आप कितने साइज का ऑर्डर प्लेस करें। अब आपने क्या आपने कहा यार मैं अगर ज्यादा खरीदूंगा एक साथ तो मेरे स्टोर में जगह नहीं है, मेरे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपने क्या कहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़ा बनाता हूं तो एक ट्रक के अंदर जो है वो 200 या एक कंटेनर के अंदर जो है वो 2000 कॉटन की बेल्स आती है। आपने कहा यार मैं एक साथ खरीदूंगा तो मेरी मसला हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं 2000 की जगह पे 500 खरीदता हूं। 500 तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बच गई, लेकिन नुकसान क्या हो गया, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो 4 दफा लग जाएगी। तो हम वो ऑर्डर साइज प्लेस करना चाहेंगे कि जिसमें आपकी, इसका मतलब इसमें 2 फैक्टर आपको देखने होंगे, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम हो, आपकी कैरिंग कॉस्ट वो सबसे कम हो। तो वो जो आपका ऑर्डर साइज आएगा दैट इज नोन एज, so EOQ is the order size where your total annual ordering and carrying cost will be at lowest level. तो ऐसे अगर आप 10,000 आइटम के ऊपर ये अप्लाई करके देखेंगे तो आप मुझे बताएं आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी। अब इससे अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि हमारी ऑर्डर साइज ये आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्डर साइज आई 2 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स हमारी ऑर्डर साइज आ गई। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये तो आ गई, लेकिन मेरे पास आज यूनिट्स पड़े हुए हैं 3 लाख यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने कंजम्पशन शुरू कर दी, स्टार्टेड। अब मैं किस लेवल पे जाके, क्या मेरे पास जब ये 0 हो जाएगा तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, द आंसर इज नो। क्यों नहीं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा ऐसी हम खरीदते हैं जो मार्केट में ऑफ शेल्फ नहीं होता, तो हमें बनवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेस्ले है, उसको हालांकि इसकी कॉस्ट ज्यादा, लेकिन उसकी बॉटल जो है वो क्या मार्केट में बनी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसका अपना एक ब्रांड है, अपना एक डिजाइन है, अपना एक चीज है। तो क्या होगा, आज उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, कुछ टाइम लेगा, फिर वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमें पहले से कंसीडर करना किसका पार्ट बना, प्लानिंग का। अगर आपने पहले से कंसीडर नहीं किया तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या होगा कि आज ऑर्डर प्लेस करेंगे और कब मिलेगा, क्या कहते हैं इसको, लीड टाइम। मैं आपको ये मटेरियल का कंट्रोल सिखा नहीं रहा, सिर्फ आपको प्लानिंग समझा रहा हूं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले लीड टाइम देखेंगे हमारा ऑन एवरेज जो कितना टाइम लगता है। हम कहते हैं 7 दिन लगता है फॉर एवरी एग्जाम्पल, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। फिर हम देखेंगे कि हम एक दिन के अंदर कितनी कंजम्पशन करते हैं। तो मैं कहता हूं मैं एक दिन के अंदर जो है फॉर एग्जांपल 15,000 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं, ऑर्डर्स कंज्यूम करता हूं। तो क्या करूंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो इसका मतलब है कि 1,05,000, 1,05,000 आ रहा है, 1,05,000 यूनिट्स अगर आपके पास पहुंच गए तो आपको ऑर्डर प्लेस करना
आप सोते रहे हो यार अभी तो बहुत पड़ा हुआ है, चलो आज उसका मैच है, पहले मैच देख लें, ठीक है ना, कल देख लेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, 90,000 यूनिट्स, अभी भी तो 90,000 नजर आ रहे हैं यार। अब 90,000 के ऑर्डर पे, यूनिट्स के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस किया, क्या होगा? एक दिन जो है, तो एक दिन क्या करोगे, या तो आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, या फिर उसको प्लास्टिक की थैली में डाल के रबड़ लगा के दे दोगे, ये लो मिनरल वाटर, ये करोगे, ये तो नहीं हो सकता। तो आप सोचे कि ऑर्डर, तो ये प्लानिंग करना। और एक चीज नहीं बेटा, मेरी बात सुन लो, 10,000 आइटम है, तो 10,000 आइटम का स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, आपका स्टोरेज की जो अमाउंट है, बहुत कुछ आप नुकसान, ऑब्सोलेसेंस भी बढ़ जाएगा। ज्यादा होल्ड करके रख लोगे तो ऑब्सोलेसेंस भी बढ़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, एक तो ईओ की हो गया, फिर हम एक और चीज देख रहे होंगे प्लानिंग में, री ऑर्डर लेवल। क्या देख रहे होंगे? री ऑर्डर लेवल मींस आपका स्टॉक जैसे ही यहां पहुंचा 1,05,000 के ऊपर, आपने ऑर्डर दे दिया, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना था, फिर स्टॉक आ गया, अब ये साइकिल चलता रहेगा। तो जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं, है ना। तो फिर आपने देखा कि यार इसकी प्रॉबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि सामने वाला जो है आपको कभी 9 दिन भी तो लगा सकता है, या नहीं हो सकता? और पाकिस्तान में तो हो ही यही सकता है, पाकिस्तान में तो हो ही यही सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन सुन लो बेटा जरा थोड़ा सा तवज्जो के साथ, लेकिन हमने बाहर मुल्कों से सीखा, और खास करके जापान ने एक मॉडल तैयार किया इन्वेंट्री के हवाले से, ऐसा जबरदस्त मॉडल है, इसके ऊपर सवाल आपका पूछा जा सकता है कभी थ्योरी के 4 नंबर। जापान के अंदर सो परफेक्ट एंड एक्यूरेट इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में इतने एक्यूरेट जो है वो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा यार ये समझ में नहीं आता कि जब 5 दिन है तो 5वें दिन में आना चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 5 दिन का मतलब 5 दिन है। हमारे यहाँ मेरे अभी एक टीचर की जो है, मेरा स्टूडेंट भी है, तो उसने निकाह के लिए मुझे कहा कि सर मेरी वलीमा है उसमें आप आइएगा, तो मैंने कहा मैं रात को नहीं जाता, तो उसने कहा मैंने दिन में किया आपके लिए। मैंने कहा गोली देते हो मुझे, ठीक है ना, मेरे लिए किया है तुमने, मेरे लिए वो दिन में करेगा, मुझे आप बताओ। तो मैंने उसको वहीं झाड़ दिया, मैंने कहा मुझे गोली देते हो, टाइमिंग क्या रखी? ये हमारी पाकिस्तानी मेंटेलिटी। उसने कहा 4 से 8, तो मैंने कहा तुमने क्या रखा हुआ है, लंच, ब्रंच या रिफ्रेशमेंट या डिनर? बता डिनर। तो मैंने कहा 4 बजे डिनर। बोलता है सर 4 बजे का बोला, 8 बजे देंगे। दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ आवर पीपल, ठीक है ना। तो हमारा पूरा माइंडसेट ये बना हुआ है। तो 4 से 8 क्या यार, क्या हो गया? मैं कहा तुम ख्वार हो जाओगे, वहां पे तुम्हारी फैमिली ख्वार हो जाएगी। तो आप बोले हो 4 बजे, तो आप कम से कम चलो 4 नहीं तो 5 बजे पहुंचोगे, 6 बजे, फिर भी 2 घंटे जो है तो आप ख्वार हो जाओगे ना। तो व्हाट आई डिड इन दिस रेस्पेक्ट, मेरे बेटे की शादी हुई, तो हमने टाइम कैलकुलेट किया कि भाई इतने बजे, तो लेट से हमने 9 से 11, 9 बजे, फिर देंगे 11 बजे। तो हमने एक टाइम कैलकुलेट करके 11:30 या 11 कुछ ऐसा रखा, सॉरी 10:30। तो रास्ते में थोड़ा सा रश लग गया, तो लोग थोड़े से आ रहे थे, हमने 10:35 पे खाना शुरू किया। जो आया वो आया, नहीं आया तो जाओ। जो नहीं नहीं आगे क्यों खाएगा, तो हम नौकर हैं क्या इसके? क्या हो गया है? तो 1 घंटे के बाद जो खाना खत्म हो गया, जो लोग आ गए वो आ गए, बाकी जो है वो बंद, वो आ रहे हैं बाहर मुलाकात करके चलो। तो एक आध जगह ऐसे हुआ तो अगली शादी में दूसरे जो सब टाइम पे आना शुरू हो गए। तो दूसरी जो हुआ, पहले बड़े बेटे का हुआ, फिर उसके बाद बेटी का हुआ, तो अब लोग सब बिल्कुल जो है ना, उनको पता है कि दवानी साहब जो है वो तो, हाँ फिर वापस जो है वो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो वहां पे जो है देवर ऑलमोस्ट 85% पीपल वर
ऑन टाइम, 85 to 90%। और बाकी भी जो है वो भी उतना लेट नहीं हुए 4 से 8 वाले स्टाइल में, ठीक है ना। हमारा कल्चर है। तो सुन आप, जापान ने क्या किया, उसने कहा कि 5 का मतलब 5 है, और हम भी अगर किसी को 5 का टाइम देंगे तो 5 का मतलब 5 दिन है। लेने पे भी क्योंकि सारे जैपनीज हैं तो उनके लिए एक रूल बना हुआ है 5 मीन्स 5। तो उन्होंने इन्वेंट्री के लिए कंट्रोल बनाया, उसका नाम रखा है JIT। ये नहीं है कि इसको पकड़ के GIT बना दो, ठीक है ना। ये अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग का GIT है। बताइए इसका एब्रीविएशन, किसका एब्रीविएशन है ये? जस्ट इन टाइम। ये एब्रीविएशन किसका है? जस्ट इन टाइम। उन्होंने कहा है जस्ट इन टाइम, जब जरूरत पड़ेगी माल उसी दिन आएगा, मैं स्टॉक में क्यों रखूं। हम क्या करते हैं, अब मैं आपको जो समझा रहा था ना, ये है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा मेरे ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है, और तो जैसे ये माल 7 दिन के अंदर आएगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैं GIT यूज कर रहा हूँ तो 7 का मतलब 7 है, तो स्टॉक तो मैंने रखा नहीं अपने पास। यहाँ माल आया, कंजम्पशन होना शुरू हो गई। अब यहां पे मुझे इस प्रॉपर्टी को भी कवर करना पड़ेगा, 9 दिन भी तो लग सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 और स्टॉक में रखना पड़ेगा। इसको मैं कहूंगा बफर स्टॉक। इसको मैं क्या कहूंगा, कुछ ना कुछ तो बफर में इस प्रॉपर्टी के लिए रखना पड़ेगा या नहीं। और अगर नहीं रखेंगे तो खाना खाए बगैर चले जाएंगे, ठीक है ना। वरना आपको, तो हमारे यहाँ पे क्या मसला होता है कि बफर स्टॉक, तो एक तो वैसे स्टॉक, उसके बाद बफर स्टॉक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब रीऑर्डर लेवल कर रहे होते हैं तो इसके साथ साथ आपको बफर स्टॉक भी ऐड करना पड़ता है, तो जाके आपका रीऑर्डर लेवल बन जाएगा। ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है या प्लानिंग का पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। तो दैट इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स यू। अब मुझे बताइए कि ऐसी अगर आपके पास 10,000 आइटम्स हैं और अगर आपने ये सारी प्लानिंग नहीं की, सिर्फ 10,000 आइटम में से हर आइटम के ऊपर आपने ऑन एवरेज 5,000 रुपए का स्टॉक ओवर कर दिया। एक आइटम के ऊपर 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी आइटम है क्या, अमाउंट नहीं। 5,000 रुपए का आइटम आपने ओवर स्टॉक, जो आपकी जरूरत नहीं थी आपने, क्योंकि प्लानिंग के साथ तो काम किया नहीं। कितनी आइटम्स है? 10,000। अब $50 मिलियन ऐसे ही फूंक दिए कंपनी के, आपके पास पैसे थे नहीं। आपने क्या किया, बैंक OD ले लिया 20% के ऊपर, और 10 मिलियन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ गया फजूल में। स्टोरेज कॉस्ट वो अलग, ऑब्सोलेसेंस वो अलग, इंश्योरेंस वो अलग, हैंडलिंग कॉस्ट वो अलग, वो तो अलग अलग है। तो आप सोचें कि आपकी गलत प्लानिंग से या प्लानिंग ना करने से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो गया। सुने मेरी बात, एक तवज्जो के साथ सुने। जब मैं स्टूडेंट था तो एक मैंने सेमिनार अटेंड किया, उसमें CFO, न्यू इनकमिंग CFO ऑफ फाइजर लिमिटेड, फाइजर फार्मास्यूटिकल, वो आया। उसने अपने इनकम स्टेटमेंट देखे। बेटा ये काम करने वाले आपके, सुने। उसने जब इनकम स्टेटमेंट देखा, उसने कहा यार इसकी बॉटम लाइन लॉस पे, कंपनी का प्रोजेक्टेड जो था वो लॉस था। अब उसने ये नहीं किया कि इसको निकाल दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। उसने कहा मैंने सिर्फ 2 काम किए, नंबर 1 इन्वेंट्री कंट्रोल, नंबर 2 डेटर्स कंट्रोल, कलेक्शन कंट्रोल। इन 2 फिगर्स के ऊपर कंट्रोल किया, तो जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी सही हो गई तो आपकी जो जितनी भी लीकेजेस थे, स्टॉक आपका आधा हो गया, आपकी कैरिंग कॉस्ट, बाकी सारी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट बच गई। और अगर मैंने 2 या 3 MBA के इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर लेक्चर्स दिए, तो जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी उसकी लेक्चर्स के लिए, तो मुझे लिए भी बड़ी एस्टोनिशिंग चीज थी कि अगर उस कंपनीज के अंदर या उस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होना, वो कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो जाए। कौन सी कंपनी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आपका स्टॉक क्या चीज है? गाड़ी। और जो मर्सिडीज या कोई महंगी गाड़ी बना रहा है, तो उसके अंदर अगर आपने 100 गाड़ियां जो है एक्स्ट्रा बना के रख दी है, तो आप सोचे इसकी क्या कॉस्ट जो है कहां से कहां चली जाएगी। तो आप सोचें कि वहां पे तो क्या होना चाहिए, जीआईटी, ऑर्डर आया, आज तैयार हुई, इसको निकालो बाहर यहां से। तो ऑटोमोबाइल के अंदर आई वाज सरप्राइज कि आपका जो फिक्स एसेट्स है, सुनिएगा जरा गौर से, आपके जो फिक्स एसेट्स है उससे 3 या 4 गुना ज्यादा जो है वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ होता है, जितने का फिक्स एसेट्स है। आपको टेक्सटाइल के अंदर दूसरी जगहों पे ज्यादा वैल्यू किसकी नजर आएगी? फिक्स एसेट्स की। स्टॉक की वैल्यू उसका 10-20% मिलेगा। यहाँ पे फिक्स एसेट्स जो है, अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाए तो कंपनी की कैपिटल कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो आप किसी ऑटोमोबाइल के अंदर जाते हो तो आपका सबसे पहला एम्फेसिस क्या होना चाहिए? टू कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री, है ना। तो आपको देखना यह पड़ता है कि उस कंपनी का कोर एरिया क्या है। अगर लेबर है तो आप क्या करें? लेबर कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करें। तो लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, तो लेबर का अलग चैप्टर है, उसको आप पढ़ोगे। लेबर इंसेंटिव प्लान्स आप इंट्रोड्यूस करोगे, बहुत कुछ, ठीक है ना। दैट इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग इज। ये मैं आपसे बता रहा हूं। क्या ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं? सोचते ही नहीं है। क्या गया, बहुत ज्यादा उठ उठ भाई, माल खरीदा है तो एंट्री कर दी, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यही एंट्री होगी ना, बाकी और तो कुछ है नहीं। लेकिन यहां पे क्या होगा, पहले से ये प्लानिंग करना जरूरी है। तो कौन सी प्लानिंग हमने की? बजट। तो बजट के अंदर सबसे पहले कौन सा बजट बनाया? सेल्स बजट, फिर परचेस, फिर लेबर बजट, फिर ओवरहेड। अब ये सारी चीजें आप आगे करते जाओगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको प्लानिंग के ऊपर ये समझाया। और इन सारी एफर्ट्स का फायदा क्या है? टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो इन सारी प्लानिंग का असल क्या है? टू कंट्रोल द कॉस्ट। कंट्रोल द कॉस्ट के ऊपर भी मैं भी एक और चीज समझाता हूं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है एक और बजट का थोड़ा सा मैं समझाता हूं। प्लानिंग का टूल के अंदर एक और बजट बनता है जो कि एग्जाम में जब आता है ना, तो हर अगले अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में वो बजट के चैप्टर है, वो है कैश बजट। कैश बजट बनाना इज टेक्निकल, मतलब आपको हर चीज सोच के कि भाई क्या होगा, तो एक पैटर्न दो। लेकिन फॉर्मूले इसको बनाना जो है वो आसान है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तो एग्जामिनर आपको दे देगा कि यूं है। तो आप क्या करते हैं? बजटेड कैश फ्लो, कैश बजट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने ये देखा आपके पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, इतने की बजटेड रिसीट्स है, इतनी की बजटेड पेमेंट्स है। आपने कहा मेरे पास कैश इस महीने में पॉजिटिव आ गया, मीन्स नेट कैश। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये रुपीज इन मिलियंस है, तो मेरे पास 3 मिलियन का 3.5 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है, ये ओपनिंग में चले गया। फिर अगले महीने जो है जनवरी में वो 1.5 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है, ये अगले महीने चले गया। इस महीने में मेरे पास कैश जो है वो नेगेटिव हो गया 1.5 मिलियन का। इस महीने में 2.5 मिलियन का नेगेटिव हो गया। इस महीने में जो है वो 1 मिलियन का पॉजिटिव हो गया। फिर बाकी सारे पॉजिटिव है। अब आपने क्या किया? कैश बजट बनाया। अब अगर मैं इस बजट बनाने का फायदा क्या हुआ प्लानिंग का? इस 2 महीने की तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है ना कि आपके पास ऑर्डर आते हैं, सब कुछ आता है, आपके पास लिक्विड फंड नहीं है। फिर आपके पास ये प्लानिंग के हिसाब से 1.5 मिलियन का शॉर्टफॉल है कैश के अंदर, तो इसको क्या करें? होने के बाद प्लान करें या होने से पहले करें? तो ये बजट बनाया तो आपको फायदा हुआ ना। अच्छा, बना तो लिया, अब उसको अप्लाई करने नहीं आ रहा,
ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है, गाड़ी खरीद ली, चलानी ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे ये है कि 1.5 मिलियन, अब आप लोग सारे बाबू लोग हो, ठीक है ना, सोचते हो तो बड़ा जबरदस्त हो आप लोग, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो मैं शेयर कैपिटल इशू कर दूं, जिसको मैं डिविडेंड देता हूं 12% ऑन एवरेज। दूसरा क्या करूं, लॉन्ग टर्म लोन दे दूं, तो मुझे 8% पे मिल जाएगा, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना सस्ता होगा। और शॉर्ट टर्म लोन ले लूं या बैंक ओडी ले लूं, वो मुझे मिलेगा 15% के ऊपर। अब 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, सिचुएशन ये वाली है, बताइए क्या करूं। लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, चलें, एक तो जवाब ये आया, यहां से एक कुछ और आवाज आ रही थी, शॉर्ट टर्म लोन ले लें, और एक ही रह गया, सोचे, बोले यार। असल में देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप नहीं सोचोगे तो आप कभी भी इसको अप्लाई, देखो ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको। मेरा एक स्टूडेंट है, वो सीएफओ है अभी, उसका इंडस मोटर का नहीं, जो होंडा एटलस जो है, उसका जो है वो सीएफओ है। तो उसने कुछ साल पहले जो है वो इस पोजीशन में फंस गए। देन ही अप्लाइड द लेक्चर विच आई गिव, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैं उसको भी समझाया करता था जब डिटेल में जाता था। ये ऑफ द रिकॉर्ड, बुक्स में अलग चीजें होती हैं, कुछ चीजें जो उसने अप्लाई किया ना, आप यकीन माने, जब उसका सैटरडे आया तो खुशी खुशी मेरे पास आया, बोला कि सर जो हमने वहां पढ़ा था, वहां अप्लाई किया, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये, और आपको क्या होगा, मैं क्लास के नीचे जाऊंगा, आप सब भूल जाओगे। और वो कब अप्लाई कर रहा है, जब उसको टाइम पे जरूरत पड़ी तो उसने, क्योंकि वो सुन के समझ रहा था कि यार इसका फायदा क्या हुआ। तो हम 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या यहां पे मिलेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है। अगर आपने लॉन्ग टर्म ले लिया, हमने कहा मुंशी वाला स्टाइल सबसे सस्ता, ठीक है ना, तो फिर 5 साल तक क्या करोगे, पैसे लेके जो है वो डाकुओं को बुलाओगे कि देखो मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, नहीं ना। आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है, तो आप क्या करें। तो इस किस्म के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा आएंगे कि अगर आपको ये महंगा पड़ रहा है लेकिन टेम्पररी है, तो आप ये डिसीजन ले लें। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्लानिंग। तो कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल क्या है, प्लानिंग, ठीक है। फिर आप एक और चैप्टर करोगे एडवांस लेवल पे सर माजिद के पास, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कंट्रोल का टूल है। या इसका दूसरा नाम है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस, अगर वेरिएंस एनालिसिस आपको समझ में आ गया, आप बिलीव मी और नॉट, जब हम आईकैप पे होते थे ना, तो वहां पे जब बजट के अंदर वेरिएंसेस आते थे, तो जितना अच्छा सीएफओ होगा उसको फर्दर डिग आउट करके बताएगा कि ये वेरिएंसेस आए क्यों है। मिसाल के तौर पे, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक बजट बनाया कि मैं 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल के 5 यूनिट्स लगेंगे, तो 1.5 मिलियन का यूनिट्स लग गए। कितने यूनिट्स बनाना चाह रहा हूं, 3 लाख। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहे, 5 केजी कह लें, 5 यूनिट कह लें, तो कितना रॉ मटेरियल लगा, 1.5 मिलियन। और मल्टीप्लाई बाय इसका रेट जो है 20 रुपए, तो 3 मिलियन जो है 30 मिलियन, ये इसकी कॉस्ट आ गई। ये क्या है, बजटेड, ये मैंने बजट किया, ये है बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल जो है, जब ये कंप्लीट हो गया 30,000 यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स, तो एक्चुअल कॉस्ट आ गई
31,500,000। अब आप है भी एमडी, वो वाले एमडी जिसको आता कुछ नहीं है, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और जो कुछ कर सकते थे, ठीक है ना, जबानी कलामी हाथ से आपने उसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, सुन लें, ऐसे एमडीज हैं बहुत सारे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अब आपने क्या किया, आपको तो पता ही नहीं है कि फर्क क्यों आया। अब अगर वो एमडी आपको अपॉइंट कर लेता तो ये हालात नहीं बनते। अब आप उसको क्या करोगे, उसको बताओगे कि वजह क्या हुई है। तो वेरियंस एनालिसिस का फायदा पता है क्या होगा, आप एग्जैक्ट रीजन तक पहुंच सकोगे कि ये फर्क 1.5 मिलियन कुछ नहीं शो कर रहा, ये तो शो कर रहा है कि आपका लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस को डिग आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरियंस एनालिसिस करेंगे। पहला अब छोटा सा पॉइंट, अब ये फर्क आया क्यों। अब कितने यूनिट्स कंज्यूम करने थे रॉ मटेरियल के, 1.5, उसने यूज किए 1,400,000, 50,000 यूनिट्स कम यूज किए। क्या कसूर इसका है, नहीं। इसका मतलब है कि ये प्राइस ज्यादा हो गई होगी। तो कसूर किसका था, प्रोडक्शन मैनेजर का या परचेज मैनेजर का। आपने बैंड किसकी बजा दी, प्रोडक्शन मैनेजर की, और वो जो है अपने मजे कर रहे हैं, महंगा लेके आया। अच्छा, फिर किसी ने जाके बोला सर ये मसला ये हुआ है, आपने कहा अच्छा सॉरी यार, तू तो हट, उसको बुला। आप उसको बुला के लेके आ गए और उसके साथ जो करना था वो डबल कर दिया। वो बाबू सुनो तो सही, बाबू के सामने कोई बोल सकता है, बॉस के सामने कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता। ठीक है ना यार, ये जो कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, आप उसकी रीजन मालूम करो। अब मुझे बताएं कि आजकल के हालात में आपने बजट बनाया था 4 महीने पहले इमरान खान के ठीक है ना, और 4 महीने के अंदर अंदर आपको पता है कि प्राइसेस, तो वेरिएंस आएगा या नहीं आएगा। तो क्या वो परचेज मैनेजर के हाथ में है, नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब इसका फायदा पता है क्या होता है, सुने। इसका फायदा ये होता है कि जब आप वेरिएंस एनालिसिस कर देते हैं, आपको पता चल गया कि यार प्राइस ये आएगी, तो आगे का जो भी आप प्लानिंग करोगे तो क्या 20 से करोगे या नई प्राइस से करोगे, नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया यार ये वेरिएंसेस आ रहा है। आप अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हो, जॉब ले रहे हो, तो आप क्या पुराने रेट से ऑर्डर करोगे या नए रेट से करोगे, नए से करोगे। अच्छा, अदरवाइज क्या हुआ, सुन ले, उल्टा काम हो गया, 1,600,000 ये कम आ गया, या 1,700,000 ये उसने 19 रुपए में खरीद के दे दिया। लेकिन अब जो ज्यादा प्राइस आई वो किसकी वजह से आई, ज्यादा कंजम्पशन की वजह से। क्या करें, प्रोडक्शन मैनेजर की बजा दें, ठीक है ना, बस यही तो समझाना चाह रहा हूं। प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारा वेरिएंस एनालिसिस। हमारा अब जो फर्क आया वो, तो इसको हम कहेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसकी वजह से वेरिएंस आएगा, क्या आएगा, क्वांटिटी आपने 2 लाख यूनिट ज्यादा यूज कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए का खरीदना चाहिए था, क्या हो गया, आपका ये वेरिएंस आ गया। ठीक है ना, कौन सा वेरिएंस कहलाएगा, ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और प्राइस आपने कितने की खरीदी, फॉर एग्जांपल 19 रुपए के हिसाब से, तो प्राइस वेरिएंस कौन सा हो जाएगा, आपका कम आ जाएगा। नहीं नहीं, प्राइस वेरिएंस जो आएगा, प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आएगा वो तो फेवरेबल हो जाएगा ना। उसने कहा यार आपको मैं तो कम दिलवा रहा हूं, प्राइस कितने का खरीदना चाहिए था, 20 का, खरीदा कितने का है, तो प्राइस क्या हो गया, फेवरेबल हो गया ना। तो इसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल होगा, तो वो तो खुश हो गया, कौन, परचेज मैनेजर। मैं कहा यार देखो मैंने तो आपको सस्ता दिलवाया, लेकिन दिलवाया क्या, कचरा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हो गया। तो फिर आपका प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा या नहीं बोलेगा कि आपने सस्ता तो दिलवाया लेकिन दिलवाया क्या, कचरा दिलवाया। तो वेरिएंस एनालिसिस का फायदा क्या है कि आपको पोस्टमार्टम करके हर चीज का पता चल जाता है कि फर्क
किसकी वजह से है। अगर आपको ना पता चले तो फिर क्या होगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, गलत जगह पे गलत लोगों को आप हिट कर रहे होगे और आप असल चीज पे नहीं जा सकते। कंट्रोल का मतलब यहां पे कंट्रोल डिफरेंट तरीके से नहीं है, आप ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करें कि आपको रीजन पता चल जाए। ये अनअवॉइडेबल डिफरेंस है, ये डिफरेंस अनअवॉइडेबल है। तो लेकिन रीजन तो पता चले कि रीजन थी क्या। तो वेरिएंस एनालिसिस का फायदा क्या है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, इसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। और सुन लें, मेरी बात सुनो तवज्जो के साथ। फिक्स ओवरहेड, इसका रेंट है, सुन लो बेटा, इसका रेंट है। क्या रेंट चेंज होगा, मेरी बात सुनो, क्या रेंट चेंज होगा, नहीं होगा। तो क्या रेंट के वेरिएंसेस फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने होंगे। आपको सुनकर ताजुब होगा, फिक्स ओवरहेड के भी 5 वेरिएंसेस हैं और सबकी अलग अलग रीजन है। आप जब वेरिएंसेस का चैप्टर करोगे, ठीक है ना, आप नहीं सोच सकते इतनी आसानी से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर एक चीज की रीजनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएंसेस क्यों आए। सुन लें, छोटी सी बात कर रहा हूं, फिक्स ओवरहेड की वेरिएंसेस की। इसका किराया जो है, अगर मैं कहता हूं 1 लाख है और मैंने बजट किया था कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठेंगे, ठीक है ना, तो मैंने जब कॉस्टिंग की होगी तो 100 के ऊपर की होगी, लाख को 100 से डिवाइड किया होगा। लेकिन एक्चुअली जो स्टूडेंट्स आए वो सिर्फ 80 आए या 60 आए, तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी रिकवर हो रही है, नहीं। तो इसमें वेरिएंस आ जाएगा। किस वजह से आया, क्वांटिटी वेरिएंस, कि मेरी क्वांटिटी जो है वो कम आई। तो रीजन तो पता होनी चाहिए ना। तो या तो आपको शुरू से पता होना चाहिए था, आपका बजट होना चाहिए था कि आपके पास आएंगे ही 60। तो या तो आपका बजट का फ्लो है या फिर आपकी मार्केटिंग का फ्लो है, दोनों में से कोई ना कोई मसला है। तो आप उसको इंप्रूव करें नेक्स्ट टाइम। तो फिक्स ओवरहेड के अंदर भी वेरिएंसेस आ सकते हैं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो भी हम चीज कर रहे होते हैं, प्लानिंग का असल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कंट्रोल द कॉस्ट। देन इसके बाद सुने, मैंने बजटिंग तो कर ली, अब मुझे डेटा भी तो ये चाहिए ना, क्वांटिटी भी चाहिए, रेट भी चाहिए, बजटेड डेटा भी चाहिए, बजटेड डेटा भी चाहिए, रेट भी चाहिए। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग इस तरीके से करते हैं, नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यस, कॉस्टिंग के अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। फिर उसके अंदर मजीद रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, अगर आपकी इंडस्ट्री वो है जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी, फॉर एग्जांपल टोबैको इंडस्ट्री, वहां पे कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग। बेवरेज इंडस्ट्रीज, प्रोसेस, क्योंकि आपके डिमांड के ऊपर, यहां तो बहुत सारे आजकल जो है, ठीक है ना, तो क्या आपकी डिमांड के ऊपर को अलग से बना के देगा, नहीं देगा ना। वो तो क्या होगा, जो सबको देगा वही, आप इसमें बाद में कुछ मिक्स कर लें वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, जो यूज करता है उसको बहुत ज्यादा समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यूज हो रही होगी। आपके लिए कोई स्पेशल आइटम, हाँ, गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होगा, तो आपकी डिमांड के ऊपर आपका गारमेंट्स बना के देगा, है ना। तो वहां पे कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसका मतलब है कि फिर आपकी रिकॉर्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी इंडस्ट्री कैसी है। तो फिर रिकॉर्डिंग भी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और सुन लें, कॉस्टिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास पर यूनिट का डेटा भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टोटल भी करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज भी करना पड़ेगा, जॉब वाइज भी करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस तरीके से नहीं होता। तो ये टूल आपको देगा कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आखिरी में आपके पास जब सब कुछ हो रहा होगा तो आपको कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है, आपके पास कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स की और आप 10 आइटम बना रहे हो, आपके पास ऑर्डर आ गया 12,000 यूनिट्स के और आप 10,000 से ज्यादा नहीं बनाना चाहते। अब देखना यह पड़ेगा कि 2,000 आइटम जो नहीं बनाना चाह रहे
वो कौन से हो जिससे हमारा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हो। यस, हम बनाना कितना चाह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है 10,000 की, लेकिन ऑर्डर कितने आ गए 12,000, तो हम 2,000 नहीं बनाना चाह रहे, तो फिर हम डिसीजन देखेंगे कि 10,000 कौन से यूनिट्स बनाए और 2,000 कौन से ना बनाए। मैं जो कॉम्बिनेशन बना के दूंगा उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। वो कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम का बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, कौन सा सेल्स मिक्स हम दें कि जिससे आपका प्रॉफिट हाई हो। फिर मैं कहता हूं कि नहीं 12,000 है ना, तो मैं 2,000 रिजेक्ट नहीं करना चाह रहा ऑर्डर को, 10,000 खुद बना लूंगा, 2,000 आउटसोर्स कर दूंगा। तो बाहर से कौन सा आइटम खरीदूं, ए बी सी डी, कौन सा आइटम खरीदूं, वो डिसीजन हम देंगे कि जो आइटम मैं खुद बनाऊंगा और बाहर से करूंगा, ये जो मेरी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा, उसके लिए डेटा क्या चाहिए होगा वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या कॉस्ट अकाउंटिंग को इसी तरीके से पढ़ना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फीफो एंड लीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है ना, इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। एक दफा रट लिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 5 आइटम आती है, चलो भाई जिंदगी अपनी उसी के ऊपर गुजर रही है। यहाँ पे हर सवाल के अंदर, और फिर जब नया आएगा तो आप कहेंगे सर ने सही नहीं समझाया, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आपको ये मिलेगी चीजें। तो अलर्ट होके सोचना है, अलर्ट होके काम करना है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो बाउंड्री होगी ना, जब भी तो हम कर रहे हैं कोर्स। अगर बाउंड्री बिल्कुल ही ना होती तो फिर तो, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं फाइनली, ये जो आज का लेक्चर है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा, जो आप सोचोगे वही कॉस्ट अकाउंटिंग बन रही होगी, ठीक है। बस आपको फील हुआ है, नजर आ रहा है। आखिरी एक चीज ये है कि इसकी रिपोर्टिंग कब होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग एनुअल होती है, यहां पे जब जॉब कंप्लीट हुआ, जब आपको जरूरत होगी, ऑन दी डिमांड। फिर इसके बाद आपकी यहां पे रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ मॉनेटरी होती है, यहां पे मॉनेटरी भी होगी और नॉन मॉनेटरी भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल के बेसिस पे होती है, यहाँ पे एक्चुअल के भी बेसिस पे भी होगी और एस्टिमेटेड बेसिस पे भी होगी। ये सारे डिफरेंस बनते हैं या नहीं बनते। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल, ठीक है।